अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि पहले इस कॉन्फ़िगरेशन या टॉय को हाथ पे रखा जाता है, फिर इस स्टैंड पे रख दिया जाता है और डिफरेंट पोजीशंस पर फोर्स अप्लाई करने के बावजूद ये जो आदमी है स्टूडेंट्स, ये नीचे नहीं गिरता। ऐसा क्यों हो रहा है? आप अगर गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये बार बार अपनी बॉडी पोजीशंस चेंज कर रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अब फिज़िक्स की लैंग्वेज में अगर इसको डिस्कस किया जाए तो वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है इसको मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी पोजीशंस चेंज कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कि फ़िज़िक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम का टॉपिक समझना होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब भी कोई बॉडी स्टूडेंट्स उस पर ए नंबर ऑफ़ फोर्सेस एक्ट कर रही हों, तो जब वो बॉडी रेस्ट पर हो या कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो ऐसी बॉडी को हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में भी देख रहे थे कि उस पर हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो बॉडी क्या थी, वो नीचे नहीं गिर रही थी। इसका मतलब ये था कि वो बॉडी जो थी वो अपने आप को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में मेंटेन रख रही थी। तो फिर स्टूडेंट्स, हम यूँ कह सकते हैं कि जब हम एक बॉडी पे नंबर ऑफ़ फोर्सेस अप्लाई करें, लेकिन उसके बावजूद वो बॉडी क्या रहे, रेस्ट पर रहे या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो दोनों सूरतों में हम कहेंगे वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स क्या होता है? जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर हो। अब हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में देखें तो कोई बॉडी जब रेस्ट पर होती है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा उस बॉडी की वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। अब वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी के जब कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम में कवर ना कर रही हो, ये आप आने वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब भी कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। और जब डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हो रहा तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। अब हम स्टूडेंट्स सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद कोई भी बॉडीज़ जो यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटीज़ के साथ मूव कर रही हों, तो उनके इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, तो उसके इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और डायनामिक में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसकी स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो हैं वो दो इसकी टाइप्स हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में देखें कि एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का ज़ीरो होता है। कौन सा? लीनियर एक्सेलरेशन। अब लीनियर से क्या मुराद है? कोई भी बॉडी जब स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे जैसा कि एक एग्जांपल ले लें, एक गाड़ी जो है वो सीधा बिल्कुल रोड पे जा रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। या फिर वो गाड़ी अगर रेस्ट पर है तब भी उसका लीनियर एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, ज़ीरो। अब इस केस में देखें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ज़ीरो है या फिर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों केसेस में लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और बॉडी जो है वो किस में होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म थी। अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। इसमें बिल्कुल वैसे ही जिस बॉडी का जो भी बॉडी एंगुलर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी जिसका
एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी किस में चली जाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। यानी कोई भी बॉडी स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब चली जाएगी, जब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही होती है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम स्टूडेंट्स कहेंगे कि बॉडी किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चली गई है। तो ये थी हमारे पास और इस केस में स्टूडेंट्स देखें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा ज़ीरो है और ओमेगा ये है कांस्टेंट। ये आने वाले चैप्टर्स में स्टूडेंट्स हम बहुत डिटेल से अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिस्कस किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन, और ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टूडेंट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल लेंगे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखें जैसा कि ये एक गाड़ी है और ये बुक रेस्ट पर हैं, तो इनकी वेलोसिटी ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है फिज़िक्स की लैंग्वेज में, और उस वक्त वो बॉडी किस में चली जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, जैसा कि इस केस में आपको नज़र आ रहा है कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो स्टूडेंट दोनों केसेस में ये बॉडी जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। जैसे कि ये गाड़ी कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, या फिर ये जो अर्थ है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है। तो दोनों केसेस में ये दोनों केसेस डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जब कोई बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस केस में ये जो साइकिल नज़र आएगा, ये स्क्रीन पे साइकिल नज़र आ रहा है, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है। और जब ये रेस्ट पर है तब भी ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, दोनों कंडीशंस में। अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करती है, जैसा कि ये फ़ैन है, तो इस केस में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और ये फ़ैन जो है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। या फिर जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब भी ये फ़ैन जो है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाली तमाम जो फोर्सेस हैं उनका सम ज़ीरो होगा या नल वेक्टर होगा। तो चूँकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो इसलिए यहाँ पे मैं ज़ीरो भी बोल सकती हूँ। वैसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये नल वेक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ इक्वल टू नल वेक्टर। अच्छा, इसमें ये हमारे पास जो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू नल वेक्टर लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि हम अगर कोप्लेनर फोर्सेस को कंसीडर करें। कोप्लेनर फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी फोर्सेस जो सेम प्लेन या कॉमन प्लेन में लाई करें, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं कोप्लेनर फोर्सेस का। तो कोप्लेनर फोर्सेस की एग्जांपल में स्टूडेंट्स अगर मैं ये आपको जिस तरह से स्क्रीन पे गाड़ी मूव करती हुई नज़र आ रही है, तो इस पे फर्ज करें 4 फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे लग रही हैं। एक है फोर्स नॉर्मल फोर्स, गाड़ी के अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड फोर्स है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और अगर गाड़ी जो है टुवर्ड्स राइट जा रही है तो अप्लाइड फोर्स जो है वो राइटवर्ड फोर्स है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और उसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड पे है। ये फोर्स है बिटवीन रोड्स एंड टायर्स, और इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ से जाहिर किया गया है।
तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी कोप्लेनर फोर्सेस होंगी तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन भी क्या होगा, जीरो या नल वेक्टर होगा। तो अब हम एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस को अगर इस गाड़ी पे देखें तो एक तो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या राइट साइड पे, वो है अप्लाइड फोर्स, और वो उसको हम फर्ज करें पॉजिटिव लेते हैं। तो जो लेफ्ट साइड पे जो फोर्स लग रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम सम करते हैं तो अप्लाइड फोर्स प्लस माइनस साइन आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आने वाली जो फोर्सेस हैं उनको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये जीरो, तो ये स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस गाड़ी पे लगने वाली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स है, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स है और ये अगर पॉजिटिव है, अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव कंसीडर करें, तो डाउनवर्ड जो फोर्सेस होती हैं उनको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो फिर ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इन दोनों का सम हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल फोर्स माइनस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। ये इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। अब ये जो गाड़ी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है स्टूडेंट्स। ये किसके साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब ये है कि इस पे लगने वाली जो एक्स डायरेक्शन में सम ऑफ फोर्सेस हैं वो भी नल वेक्टर के बराबर हैं, और जो वाई डायरेक्शन में लगने वाली सम ऑफ फोर्सेस हैं वो भी क्या हैं, नल वेक्टर के बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स हम अगर इसको कंबाइंड करके लिखें तो ये इस तरह से बनेगी। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास गाड़ी मूव कर रही है, इस गाड़ी की जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो वो सेम रहती है। फर्ज करें यहाँ पे मैं मिसाल देती हूँ कि ये 5 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो फिर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी 5 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन, अब हम देखें तो एक्सेलरेशन दरअसल क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जब हमारे पास डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो या नल वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ से फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। और यही फर्स्ट कंडीशन है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमारे पास फिर क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। और इसी को फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। चूंकि एक्सेलरेशन इस बॉडी का जीरो होगा तो ऐसी बॉडी जो है ये किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये एक स्टफ़ टॉय है जो रेस्ट पर है, लेकिन इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो है। इसका मतलब ये है ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये जो गाड़ी स्टूडेंट्स मूव करती हुई जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये भी इस पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो भी क्या है, ज़ीरो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ये भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये आपको प्रूव करके बताया है कि किस तरह से जब कोई बॉडी लीनियर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो उस पर जो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाता है और फोर्सेस का सम भी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नल वेक्टर, यानी किसी भी बॉडी पे लगने वाली जितने भी टॉर्क्स होती हैं उनका सम किसके बराबर आएगा, नल वेक्टर के बराबर। तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक सीसॉ नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो सीसॉ के अगर लेफ्ट साइड पे मैं एक ब्लॉक रखूं तो ये इस तरह से, और ब्लॉक का जो मैस है अगर ये 10 kg है, ब्लॉक का मैस कितना है, 10 kg, तो स्टूडेंट्स इसका जो वेट आएगा वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 न्यूटन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे ये इस पे रखेंगे तो इसमें
टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब स्टूडेंट्स मैं एक और ब्लॉक इसके ऊपर रख दूंगी और उसका मैस भी कितना होगा, 10 किलोग्राम। उसका मैस भी स्टूडेंट्स कितना होगा, 10 किलोग्राम, और उसका वेट भी फिर से कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ टॉर्क अगर इस सीसा के ऊपर लें, और ये स्टूडेंट्स इसका है पिवट पॉइंट, ये वाला इसका क्या है, पिवट। तो पिवट आपको पता है कि ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, तो ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट से इस ब्लॉक का फासला फ़र्ज़ कर लें, यहाँ से भी 1 मीटर है और यहाँ से भी कितना है, 1 मीटर फ़र्ज़ करें। तो ये फिर हमारे पास इसका टॉर्क अगर हम प्रोड्यूस करें तो टॉर्क आपके पास मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, टॉ इज़ इक्वल टू LF होता है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा आपके पास, L की जगह पे आप लिख देंगे 1 और F की जगह पे लिख देंगे 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन मीटर का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ईच ब्लॉक की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो सम ऑफ टॉर्क्स कहा है, तो अगर ये हमारे पास है टॉर्क जो आपके पास है क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इसको हम टॉ 1 से अगर रिप्रेजेंट करें और इसके टॉर्क को हम टॉ 2 से रिप्रेजेंट करें, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा टॉ 2 पॉजिटिव होगा प्लस माइनस टॉ 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा, नल वेक्टर के। और यही सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कह रही है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी अ नल वेक्टर। तो यहाँ पे देख लें 100 न्यूटन मीटर माइनस 100 न्यूटन मीटर, आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये और डायरेक्शन आपको बता दी है, क्लॉकवाइज जो है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ये हमने टॉर्क के टॉपिक में पढ़ा है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये भी टॉर्क के टॉपिक में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स अगर फर्ज करें कि मैं यहाँ एक और ब्लॉक जो है वो ऐड कर दूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक और ब्लॉक, कोई और बॉडी जो है ना मैं इस पे ऐड कर दूं, उसका मैस भी कितना है, 10 किलोग्राम। तो फिर से स्टूडेंट्स ये 100 प्लस 100 200 न्यूटन हो जाएगी। अब बॉडी जो है वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो नेट जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम लोग जो है वो किस साइड पे कितना वेट रख रहे हैं, मोमेंट आर्म कितना है, ये कैलकुलेशंस हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए यहाँ पे कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये तो हो गई ना सम ऑफ टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू अ नल वेक्टर। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टूडेंट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली कि ये कैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। जी स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली समझने के लिए कोई भी बॉडी है स्टूडेंट जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट आप इन बातों को इस तरह से ही एज इट इज़ याद रखें, क्योंकि अगर मैं कंप्लीटली इनको बताने की कोशिश करूंगी तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी कोई बॉडी जैसा कि फ़ैन रोटेट करता है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है, तो उसकी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। जैसा कि लीनियर वेलोसिटी के हमने केस में देखा था कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी जो है वो दरअसल किसके बराबर आ जाएगी, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा से जाहिर किया जाता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो जब एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और हम ये चैप्टर नंबर 5 में रिलेशन पढ़ेंगे, टॉ इज़ इक्वल टू आई अल्फा। जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो इसका बिल्कुल एनालॉजी है, इससे बनती है। तो ये m की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, कैपिटल I, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और a अल्फा से रिप्लेस कर दिया है। ये रोटेशनल मोशन में हमने ऐसा करते हैं।
अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब हमारे पास अल्फ़ा 0 होगा तो फिर समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, नल वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और इसी कंडीशन को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जब सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स किसी भी बॉडी पे नल वेक्टर के बराबर आए तो वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का दूसरा नाम क्या होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी जब भी किसी बॉडी का पे लगने वाला जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी बॉडी। ठीक है, और इसको हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे कहते हैं कि इस पे लगने वाली तमाम टॉर्क्स का सम क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। इस मैथमेटिकल फॉर्म को समझने के लिए हम एक छोटी सी वीडियो है स्टूडेंट्स, इसके थ्रू हम समझेंगे। ये एक फ़ैन है जो कि रेस्ट पर है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है और सम ऑफ टॉर्क्स भी क्या हो गए, 0। और ये जो सेकंड स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको फ़ैन नज़र आ रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है, तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गया है, जिसकी वजह से सम ऑफ टॉर्क्स भी क्या हो गया है, 0 या नल वेक्टर हो गया है। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स। अब हम देखें इस मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ओमेगा हमारे पास 0 हो जाए यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो टॉर्क्स भी 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसमें चंद दो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं कि हम हमेशा ये जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हमने दो कंडीशंस पढ़ी हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। ये सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर और सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। तो इसको स्टूडेंट्स ये जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तो बॉडी किस में होगी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। किस में होगी स्टूडेंट्स, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। तो ये याद रखिएगा, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों का फुलफिल होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स अब इसमें कोई भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहे हैं, हम उस वक्त ये कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं जब उस पर जो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो तमाम की तमाम क्या हों, को प्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए। और दूसरा हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो लाजमी चूज़ करना पड़ेगा, कोई आर्बिट्रेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज़ करना पड़ेगा और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें से मैक्सिमम जो फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा हो। तो ऐसे जो इस तरह से हम इजीली जो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और आसान तरीके से ये बातें आपको समझ आएंगी प्रैक्टिकली जब हम इनको अप्लाई करके देखेंगे कंडीशंस को न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, पूरे इक्विलिब्रियम का टॉपिक। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।